हे एवरीवन, पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था वो आल उनके रूम के अंदर घुस जाता है और अब वो एक इवल विजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मीज़ी उसे देखकर कहते हैं कि यहाँ पर आ गया। वो अब उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अब वो विजार्ड एक काफी पावरफुल साइकिक मैजिक करता है जिससे सभी लोग अफेक्ट होते हैं। लेकिन एरिसा अपने साइकिक मैजिक का यूज करके उसे डिफेंड कर रही होती है। सातो भी जल्दी से अपने फेयर रेजिस्टेंस की स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि अब वो उस साइकिक मैजिक से बच जाता है। वो अब देखता है कि इस विजार्ड का नाम जैन है और ये 41 लेवल का है। सातो को याद आने लगता है कि जैन नाम तो उसने पहले भी कहीं पर सुना है, लेकिन कहाँ पर। फिर अब उसे याद आता है कि हाँ, जैन नाम तो उस स्टोरी के हीरो का था। तभी अब जैन मिया से कहता है कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। ये सुनकर सातो मिया के सामने आ जाता है और वो जैन से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर सोर्सरर। तो जैन उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात से काफी इंप्रेस हूँ कि तुम बिना डरे मुझसे खड़े होकर बात कर पा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें मर्सी नहीं दिखाऊंगा। तो सातो से कहता है कि मुझे भी लड़ाई करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मिया मेरी दोस्त है तो मैं उसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। मैं चुपचाप से कहता हूँ तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। जिस पर जैन कहते हैं अगर तुम्हें मुझे यहाँ से हटाना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तो सातो भी मान जाता है और अब वो मार्शल आर्ट्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन सातो का हाथ उसके आर पार हो जाता है। जैन अब शैडो को कंट्रोल करके सातो को ऊपर लटका देता है। वह सातो की तारीफ भी करता है ये कहकर कि तुम एक मर्चेंट होने के बावजूद भी इतना हाई लेवल का मार्शल आर्ट यूज कर सकते हो। जिस पर सातो कहते हैं शुक्रिया, मैं भी कभी भी ऐसे सोर्स से नहीं मिला हूँ जो शैडो को कंट्रोल कर सकता है। तभी एरिसा जैन के ऊपर हमला करके कहती है मेरे मास्टर को छोड़ दो, लेकिन उस हमले से जैन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब वो गुस्सा होकर एरिसा के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सातो जल्दी से अपनी गन बाहर निकालता है और एरिसा को बचा लेता है। सातो भी जल्दी से अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को छुड़वा लेता है और वो बाकी सभी लोगों को भी उस जैन के शैडो वेव अटैक से बचा लेता है। ये देखकर जैन हैरान होता है और कहता है कि एक मैजिक आइटम के अलावा और कोई भी चीज मेरे मैजिक को नहीं खत्म कर सकती है। तुमने ये कैसे किया? वहीं पर अब एरिसा कहने लगती है कि जैन का लेवल तो कुछ ज्यादा ही हाई है। मिया उन लोगों से कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम लोग बस भाग जाओ। तो एरिसा कहती है कि तुम्हें छोड़कर हम लोग कहाँ भागेंगे, हम दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे मास्टर तुम्हें फ्री चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। हम यहाँ से सेफली जरूर निकलेंगे। सातो अब नोटिस करता है कि एरिसा पीछे पीछे एक यूनिक मैजिक को कास्ट करे जिसे यूज करने में उसे टाइम लगेगा। तो सातो अब जैन के पास जाकर थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश करता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है। सातो मन में कहते हैं कि ये ऑब्वियस है कि जैन अनडेड में से सबसे हाईएस्ट रैंक का है, यानी अनडेड किंग। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी गन बाहर निकालता है। तो जैन उसे कहते हैं कभी तुम मर्चेंट बनते हो, कभी मार्शल आर्टिस्ट, और अभी तो तुम्हारे पास गन भी आ गई, तुम हो कौन? तुम्हारी आइडेंटिटी पर मैं हीरो का टाइटल लगा रहा हूँ। तभी एरिसा सातो को साइड में हटने के लिए कहती है। सातो भी साइड में हट जाता है और अब एरिसा एक काफी ज्यादा पावरफुल साइकिक मैजिक को जैन के ऊपर यूज करती है। जैन को फिर भी कुछ नहीं होता है, वो कहने लगता है कि ये क्लोज था। वो अब उसके बालों के कलर को देखकर कहता है तो तुम भी रीइंकार्नेटेड हुई हो। वहीं पर अब एरिसा काफी ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। वहीं पर अब सातो जैन को अपनी गन से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती है। जैन अब कहते हैं जाने का समय हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो मिया को जमीन में खींचने लगता है। सातो अब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं। जैन अब सातो से कहते हैं अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो क्रेडल में जरूर आना, तुम्हें मारने में मुझे काफी मजा आएगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर लीजा और लुलू आ जाते हैं। उन्हें देखकर सातो कहता है सभी लोग को ट्रीटमेंट दो और उस एक्स प्रीस और जीना को इन सब के बारे में बताओ। मेरी चिंता मत करना, मैं मिया को लेकर जरूर वापस आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो भी उस क्रेडल के अंदर चला जाता है। सातो अब नोटिस करता है कि उसे यहाँ पर ऐसे थोड़ा समय हुआ है, लेकिन उसका एंड्योरेंस और स्टेमिना धीरे धीरे करके ड्रेन होने लगा है। वो ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे कुछ दिख ही नहीं रहा होता है और मैप पर भी कुछ नहीं आ रहा होता है। वो अब काफी ज्यादा फोकस करने लगता है। तभी अचानक से वो एक जगह पर आता है जहाँ पर मिया होती है। जैन भी तभी नीचे आता है और वो सातो से कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने मेरे शैडो प्रिजन का एस्केप कैसे किया? तो सातो कहता है मेरे पास एक लाइट एमुलेट है, तो मैजिक मुझ पर काम नहीं करता। तो जैन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुमने मेरे क्रेडल को एक बच्चों का खेल बना दिया। सिर्फ एक हीरो ही इसे कॉन्कर कर सकता है और इस रूम में पहुंच सकता है, उसी को हक होता है अनडेड किंग से लड़ने का। और हाँ, याद रखना जब तक मेरे पास गॉड्स की ब्लेसिंग है मैं नहीं मर सकता हूँ। ये सुनकर सातो अब मिया को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जभी जैन अपनी पावर का यूज करके उसे कोई और जगह पर पहुंचा देता है जहाँ पर काफी फॉग होता है और एक बड़ा सा पेड़ होता है। सातो को मैप ओपन करके पता चलता है कि मिया इस बड़ी सी ट्री के अंदर ही कहीं पर है। रूट काफी ज्यादा सिंपल है, तो मिया को रेस्क्यू करने के बाद मैं उसे काफी इजीली से घर पहुंचा पाऊंगा। वह बंद जाता है, तभी उसे कुछ बीज दिखती है, उन्हें वो गन से शूट करके खत्म करता है। आगे बढ़कर अब उसे गेट दिखता है। गेट पर लिखा होता है कि ये एल्विश मार्शल ट्रेनिंग एरिया है। सपोर्ट मैकेनिज्म सिर्फ बाकी एल्फ के ऊपर ही काम करेगा, जहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन अपने रिस्क लेकर। तुम किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करोगे और अगर तुम्हें इंजरी हो जाए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो सातो अब इन रूल्स को मान जाता है और अब वो अंदर बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक गॉब्लिन मिलता है। वो उसे खत्म करके फिर आगे बढ़ता है। उसे पता चलता है कि इस जगह यानी क्रेडल के अंदर 200 फ्लोर है। सभी फ्लोर 10 के ग्रुप में है। हर 20 फ्लोर के बाद एक
काफी बड़ी स्टेयरकेस दिखेगी जो कि ऊपर जाएगी। सभी सीढ़ियों के एक्सिस पॉइंट के ऊपर मॉन्स्टर्स मिलेंगे और जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सातों अब कहने लगता है कि ये जगह तो उस डंजन से काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसी चीज तो आरपीजी का फैन ही बना सकता है। आगे चलकर उसे अब एक ड्राइड मिलती है, अगर वो इस ड्राइड को मार देगा तो सीधा उसे एक शॉर्टकट मिल जाएगा ऊपर जाने का। वो ड्राइड अब सातों से कहती है कि तुम्हें अगर मुझसे लड़ना है तो वेट करना होगा क्योंकि मेरा एमपी काफी कम है अभी। सातों कहने लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है। तभी अचानक से वो ड्राइड अब सातों को थोड़ा घूरती है और अब उसे कहती है कि तुम मेरे बन जाओ इंसान। सातों ये सुनकर शौक होता है और कहते हैं अगर तुम मुझे प्रपोज करियो तो 15 साल बाद आना जब तुम बड़ी हो जाओ। तभी वो कहती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे अपना एमपी दे दो। ऐसा बोलने के बाद वो सातों को किस कर देती है जिससे कि ड्राइड का एमपी वापस से रिस्टोर हो जाता है। वो ड्राइड अब शुक्रिया करने के तौर पर सातों के लिए एक कॉरिडोर ओपन कर देती है। सातों मैप पर चेक करता है और उसे पता चलता है ऊपर एक रूम है जो कि लग रहा है हिडन है। तब उसे चेक करने के लिए ऊपर आता है और उसे एक लेबोरेटरी दिखती है। उसे पता चलता है कि इस क्रेडल यानी इस जगह को बनाने वाले का नाम ट्रेजर यूया है। वो अब ट्रेजर यूया की लिखी हुई बुक में पढ़ता है कि हम एल्फ काफी कमजोर होते हैं, जब भी लाइफ और डेथ की सिचुएशन आती है हमारा विल काफी कमजोर होता है सर्वाइव करने के लिए। इसी कारण की वजह से काफी यंग एल्फ मारे गए लेब्रिंथ के अंदर। इसीलिए मैं इस क्रेडल को बना रहा हूँ कि जब एल्फ डेंजर का सामना करेंगे वो यहाँ आ सकते हैं। 100 साल बीत गए हैं और लगता है अभी तक कोई भी मेरे फेलियर के बारे में नहीं भूला है। मेरी लाइफ काफी जल्द खत्म होने वाली है, मैं इस जगह को सील कर रहा हूँ उस दिन तक जब तक मेरे फेलो एल्फ को इस जगह की रिक्वायर्ड ना हो। मुझे विश्वास है कि एक दिन एल्फ जाति इस दुनिया को वापस से लीड करेगी। ये सब सुनने के बाद सातों सोचता है कि ट्रेजर यूया भी तो मिया और मैनेजर की तरह ही एक एल्फ था, शायद से इसी वजह से इस जगह को मिया की जरूरत है। जिसके बाद वो वापस से ड्राइड के पास आता है और कहते हैं मुझे ऊपर जाना है, क्या शॉर्टकट मिलेगा? तो वो कहती हाँ, जाकर उस फेरी रिंग के बीच में खड़े हो जाओ। तुम कौन से फ्लोर पर जाना चाहते हो? तो सातों कहते हैं अगर पॉसिबल हो तो मैं उस रूम में जाना चाहता हूँ जहाँ पर क्रेडल का मास्टर हो। तो ड्राइड कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 100 फ्लोर पर भेज सकती हूँ जो कि गार्डियंस का चैम्बर है। वो गार्डियंस काफी ज्यादा टफ है, संभल कर रहना। तो सातों कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब वो ड्राइड सातों को अब भेज देती है 100 फ्लोर पर। सातों के सामने अब एक काफी बड़ा गोलम होता है, वहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती है। वो अब सातों को थोड़ा रुकने के लिए कहती है, सातों भी रुक जाता है। जिसके बाद वो लड़कियां अपनी तैयारी करने लगती है जैसे कि आर्मर पहनना। सातों उनके ऊपर आइडेंटिफाई यूज करता है, उसे पता चलता है कि होमोनकुलस है, यानी ऐसे लोग जो एआई हैं और अल्केमी का यूज करके उन्हें बनाया गया है। वह सातों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें हमें हराना होगा। तभी आयरन गोलम जो कि लेवल 30 का होता है वो सातों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सातों अपनी गन निकालकर उसके ऊपर एक हमला करता है और वो गोलम वही खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब वो सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि रोबोटिक तरीके से बात कर रही थी, लेकिन अब वो काफी तेज होती है और सातों के एकदम पास आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है, जिन्हें सातों अब जल्दी जल्दी से डॉज करने लगता है। और अब जैसे एक लड़की उसके पास आती है वो उसके पेट पर मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। सातों अब उन लोगों को रखकर रेस्ट करने देता है और एक अलमारी को चेक करता है जिसमें अलग अलग तरीके के वेपन्स और पोशंस होते हैं जो कि एक्सपेंसिव है। सातों उन्हें लेने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे उस लड़की की आवाज आती है जो कि नींद में कह रही थी मास्टर मुझे माफ कर दो। सातों को वो सुनकर अपने स्लेव्स की याद आ जाती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसे वापस से एक और ड्राइड का रूम दिखता है। इस बार वो जो ड्राइड होती है वो काफी ज्यादा सूखी हुई होती है, तो सातों उसके ऊपर पानी डाल देता है जिससे कि वो वापस से हरी भरी हो जाती है और सातों से अब वो एमपी मांगने लगती है। सातों भी अब उसे एमपी देता है। वो बताने लगती है कि तुमने मुझे नीचे भी एमपी दिया था, जितने भी यहाँ पर ड्राइड है वो मैं हूँ, सभी लोग हम लोग कनेक्टेड है। सातों के पूछने पर वो बताती है कि वो सातों को सिर्फ 180 फ्लोर तक ही पहुंचा सकती है। सातों कहते हैं ठीक है इतना बहुत है और वो सातों को टेलीपोर्ट कर देती है। आगे चलकर उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिनके ऊपर वो हमला करता है। उसका हमला कुछ ज्यादा ताकतवर था, वो मॉन्स्टर्स को खत्म करता ही है लेकिन वो जगह की वॉल को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर देखने लगता है। वहाँ का व्यू लेने के बाद वो आगे बढ़ता है और फाइनली वो वापस से जैन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर मिया भी थी। जैन अब सातों से कहता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम इतने थोड़े से समय पर यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो सातों कहते हैं शुक्रिया, मैं होप कर रहा हूँ कि तुम बिना फाइट के मुझे मिया वापस लौटा दोगे। तो जैन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पर आकर तुमने प्रूव किया है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, तुम्हें मुझे हरा कर हीरो का टाइटल अर्न करना होगा, तुम्हारा रिवॉर्ड ये होली सोर्ड होगी। अगर इस स्वॉर्ड को तुम किसी भी किंग को दे दोगे तो वो तुम्हें एक ऐसा रिवॉर्ड देगा जो कि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सातों अब सोचने लगता है कि आखिरकार जैन चाहता क्या है। जैन अब सातों के सामने काफी सारे अपोनेंट्स को ले आता है। सातों नोटिस करता है कि नंबर 7 वाली होमोंकिल यहाँ पर है ही नहीं। जैन अब बफ मैजिक को यूज करके सातों के अपोनेंट्स को और ज्यादा ताकतवर कर देता है, लेकिन वो बफ मैजिक को सातों के ऊपर भी यूज करता है। जिसके बाद वो खुद मिया को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर सातों को उन काफी सारे लोगों से लड़ना पड़ता है। वो स्पेयर को बाहर निकालकर गोलम को तो काफी आराम से मार देता है और सभी हीमोक्लोस को भी काफी अच्छी टक्कर देकर खत्म कर रहा होता है। सातों उनके सामने काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन सभी के अटैक को डॉज करके उनके मार के उन्हें बेहोश कर रहा होता है, लेकिन अब भी वो खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। सातों अब उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इतना हार्ड लड़ाई क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारा मास्टर तुम्हें सिपाहियों की तरह ट्रीट करता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारे डिजायर है। ऐसा बोलने के बाद वो सातों के ऊपर काफी सारे एरो से हमला करते हैं जिसे सातों डॉज करता है, लेकिन तब ये ह्यूमर लगाकर सातों के ऊपर तलवार से हमला करके उसके वेपन को काट देती है।
है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन सातो भी जल्दी से एक वेपन बाहर निकाल के उसके वेपन को भी काट के उसे पीछे गिरा देता है। और अब एक लास्ट लड़की बचती है जिसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है, लेकिन फिर भी वो सातो के ऊपर हमला करती है। सातो भी अब उसे काफी आराम से पकड़कर मार देता है। वहीं पर अब वो लड़की बेहोश होने से पहले कहती है हमारे मास्टर की विश पूरी कर दो। ये सुनकर सातो अब सोच में पड़ जाता है और अब वो आगे बढ़ के जैन के पास पहुंच जाता है। जैन भी अब सातो की तारीफ करके कहता है कि तुम न्यू हीरो हो, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। सातो भी उस होली सोर्ड को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर सोर्सर बुलाऊं या फिर अंडर किंग, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो जैन कहता है कि मेरा डिजायर है एक हीरो को ढूंढना जो कि मुझे मार सके। मेरी पास्ट लाइफ में मेरा अंत काफी ब्रुटैलिटी से हुआ था। भगवान ने ये देखा और मुझे रीइंकार्नेट किया एक बच्चे के तौर पर। बड़े होने के बाद मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स काफी रिस्पेक्टफुल थे, मेरी पार्टनर भी काफी अच्छी थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन मैं बेवकूफ था जो ऐसा सोच रहा था। एक नोबल जो कि मेरी वाइफ से प्यार करने लगा, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में बंद कर दिया। उसने मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया, मेरी वाइफ को भी। जिसके बाद जब मैं अनडेड बना तो मैंने अपनी फैमिली और बाकी सभी लोगों को अनडेड बना दिया और उस नोबल की फैमिली पर मैंने हमला करा दिया। मेरा रिवेंज पूरा होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं पीसफुली अपनी वाइफ के पास हेवन में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर गॉड ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से मर नहीं सकता था। होली सोर्ड का ये मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, इसकी वजह से मैं इमॉर्टल किंग बन गया। गॉड ने मुझे ऐसी बॉडी प्रोवाइड करी थी जिसे किसी की भी जरूरत ना हो, लेकिन एक हीरो मुझे खत्म कर सकता है। प्लीज मुझे मार दो इससे पहले कि मैं डीमन लॉर्ड बन जाऊं। सातो को ये सुनकर उस लड़की की बात याद आती है जब उसने कहा था कि हमारे मास्टर की विश पूरी कर दो। सातो अब उस होली सोर्ड को बाहर निकाल के जैन के मार देता है। जैन भी सातो का शुक्रिया करता है और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर अब वो खत्म हो जाता है। इससे सातो को अनडेड किंग स्लेयर का टाइटल मिल जाता है और एक रिंग भी जो कि उसे जैन से ही मिली है। तभी अचानक से जैन के कपड़ों में से एक धुएं जैसी चीज बाहर निकलती है जो कि सातो से कहती है हीरो तुम इस बार जीत गए हो। वो सुनकर सातो ने खत्म कर देता है और सोचते है कि आखिरकार ये क्या था। तभी उस जगह का सिस्टम मैसेज एक्टिवेट हो जाता है और पता चलता है कि क्रेडल अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। वो मैसेज सभी से कहता है यहाँ के जितने भी स्टाफ और ट्रेनीज हैं जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सातो ये सुनकर जल्दी से मिया के पास जाता है। उसे वो जगह कर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट को शट डाउन कैसे किया जा सकता है। तो वो कहती है मैं ट्राई करके देख सकती हूँ। वो अब ट्राई करती है लेकिन उससे वो नहीं हो पाता है। सातो सोचता है कि वो मिया को तो टाइम से यहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन उन होमोंकुलस का क्या होगा। और वो नंबर 7 को भी नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो काफी नीचे है। सातो को पता चलता है कि सिर्फ 1 मिनट बची है इस जगह के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में। मिया को वो लेकर नीचे आता है और सभी होमोंकुलस के पास छोड़ देता है और कहता है कि नीचे एक और पर्सन है जिसकी मुझे मदद करनी होगी, चिंता मत करना मैं सेफली वापस आ जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो टेलीपोर्ट के जरिए उन्हें वहां से भेज देता है। वो जगह अब धीरे धीरे करके टूटने लगती है। सातो भी अब नीचे जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा। जिसके बाद अब उसे नंबर 7 दिख जाती है। वो अब उसे लेकर जल्दी से ड्रैड वाले रूम में पहुंच जाता है और ड्रैड से कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों को ट्री से बाहर निकाल सकती हो। तो कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ सीड मैजिक और 3 गुना ज्यादा एमपी देना होगा। सातो ये मान जाता है और अब उसे वही सीड दे देता है जो कि डेमी ह्यूमंस ने उसे दी थी। वो उसे किस करके एमपी दे देता है, जिसके बाद ड्रैड अब उन लोगों को बाहर निकाल देती है। सातो अब देखते हैं कि वहाँ पर तो नमक की काफी बड़ी एक टाइडल वेव आ रही है। वो ड्रैड से कहते हैं जल्दी से चलो, जिस वो कहती है नहीं तुम जाओ, जब तक फॉरेस्ट यहाँ पर है मैं यहाँ जिंदा रह सकती हूँ। तो सातो मान जाता है और अब उसे वहीं पर छोड़कर नंबर 7 को लेकर भागने लगता है। वो नमक अब उन तक पहुँचने वाला है। सातो अब जल्दी से पानी के ऊपर ही भागने लगता है। उसे अब एक आइडिया आता है और काफी सारे फायर बॉल्स को पानी के अंदर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से पानी उछल जाता है और वो जो नमक होता है वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। इसे मौके का फायदा उठाकर सातो जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग अब अकेले वहाँ पर बैठे होते हैं। सातो अब उन लोगों के पास जाता है तो लीजा और बाकी सभी लोग अब आकर उसे गले लगा लेते हैं और उसे रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपको सेफ देखकर हम लोग काफी खुश हुए। तभी वहाँ एरिसा आती है तो सातो को अब जैन की बात याद आती है। उसने सातो से कहा था कि अगर एरिसा तुम्हारे लिए प्रेशियस है तो उसे उसकी गॉड द्वारा दी गई पावर्स को यूज करने से मना करना। वो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, उसे मेरी तरह मत बनने देना। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है। एरिसा सातो से कहती है कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी, प्रॉमिस करो कि आप दोबारा से कभी नहीं करोगे। तो सातो कहते हैं ठीक है एरिसा, माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तय मिया भी वहाँ पर आती है और वो सातो से कहती है कि मैं बोलोनियन फॉरेस्ट की सबसे यंगेस्ट एल्फ हूँ। वह उसके फोरहेड पर किस करके कहती है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। इसकी वजह से अब सातो को एल्फ के दोस्त का टाइटल मिल जाता है। अगले सीन में हम लोग सभी ह्यूमनक्लॉस को देखते हैं जो कि सातो का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए और पूछते हैं कि हमारे मास्टर का क्या हुआ। तो सातो अब उन्हें जैन की वो रिंग पकड़ाकर कहते हैं कि वो खत्म हो गया। ये सुनकर सभी लोग उसे कहते हैं कि अब से आप हमारे न्यू मास्टर हो, लेकिन आपको सर्व करने से पहले हमें थोड़ा टाइम चाहिए। हम हमारे पुराने मास्टर जैन की वेडिंग रिंग को उसकी वाइफ की ग्रेव पर रख कर आ रहे हैं। तो सातो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन यहाँ पर रुकेगा। तब वो लोग एक एल्फ को चुनते हैं सातो को सर्व करने के लिए। उसे इजीली याद रखने के लिए सातो अब उसका नाम नाना रख देता है। जिसके बाद अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में अब सातो को दिखाया जाता है जो कि कुछ कहानियां बना रहा होता है जिससे कि उस बंदे को पता ना चल सके कि उसने जैन से लड़ाई करी है। तब यहाँ पर जीना रोते हुए आती है और सातो को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो सातो कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हें चिंता में डाल दिया। वैसे एक चीज जो मैं तुम्हें देना चाहता था मैं भूल गया, ये लो। वो सिर्फ वही ईयरिंग देता है जो कि उसने उसके लिए खरीदी थी क्योंकि जीना को पसंद आई थी। वो अब सातो का शुक्रिया करती है इस गिफ्ट के लिए।
वह उसे बताता है कि मुझे मिया को वापस घर पहुंचाने की जॉब मिली है। ये सुनकर जीना थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुम एल्फ विलेज में जाओगे, तो क्या तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे? तो सातो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर जीना रिलीफ फील करती है। सातो उसे कहते हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास काफी सारी कहानियां होगी तुम्हें सुनाने के लिए अपनी जर्नी की। तो जीना कहती है ठीक है। वो अब उसके साथ प्रॉमिस करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब जाने की तैयारी कर लेते हैं। सभी लोग वहीं पर सातो को गुड बाय करने के लिए आते हैं और कहते हैं मिया का ख्याल रखना। वह हम लोग यूनी को देखते हैं जो कि टामा और पोची को गिफ्ट देती है, जिसके बाद वो लोग कार्ट पर बैठकर चले जाते हैं। वो लोग अब थोड़ा सा दूर पहुंचे ही होते हैं, तभी जीना घोड़े पे बैठकर आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसने वही ईयरिंग पहने थे जो कि सातो ने उसे दिए थे। वो और सातो अलग से आ जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। सातो काफी खुश रहता है कि जीना उसे टाइम पर गुड बाय करने के लिए आ गई। वह सातो से कहती है कि मैं उस प्रिंसेस की तरह नहीं हूँ जिसने अपनी फैमिली को अबैंडन कर दिया था अपने लवर के साथ जाने के लिए। इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन जब ये स्प्रिंग आएगा तो मेरा भाई मेरी फैमिली का हेड बन जाएगा। मैंने उससे बात करी है, जब वो हेड बन जाएगा तो मुझे कुछ भी करने देगा और तब फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। सातो भी अब थोड़ा सा दुखी रहता है। वो लोग अब जीना को गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ से एक लड़की की आवाज आती है जो कि कहती है भूलना मत, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और अब अगले सीन में लोग सभी को देखते हैं जो कि अपनी ट्रैवलिंग के बीच में होते हैं और अब वो रुक के खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर मिया मीट को छोड़ देती है। हमें पता लगता है कि एल्फ मीट नहीं खाते हैं। उन लोग का अब जैसे खाना खत्म हो जाता है, लीसा अभी भी खाना बना रही होती है। वो सातो को बताती है कि ये खाना हम लोग रास्ते के लिए लेके जाएंगे, यानी कि इसे स्टोर करके रखेंगे। तभी आयरिस भी कहती है हाँ हम लोग इसे आइटम बॉक्स में स्टोर करेंगे। वो बताती है कि आइटम बॉक्स एक इन्वेंटरी स्टोरेज होता है जो कि हम लोग वीडियो गेम्स में देखते हैं, इसे यूज करने के लिए माना लगता है। ये सुनकर सातो सोचता है कि इसके लिए एमपी लगता है, लेकिन मेरा स्टोरेज तो अलग काम करती है। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मेरी स्टोरेज क्या कर सकती है और क्या नहीं। लगता है मुझे धीरे धीरे इस वर्ल्ड की आदत हो गई है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर से इस वर्ल्ड को थोड़ा सा घूमूंगा। अगली सीन में लोग देखते हैं वो लोग वहाँ से निकलने से पहले सारी चीजों को अब रीचेक कर रहे होते हैं। वहीं पर सातो देखता है कि मिया अब थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रही है। तभी एरिसा उसके पास आती है और कहती है कि हम लोग को कुशन्स को ठीक करना होगा। वो वैसे भी चुपते रहते हैं कमर में। तो सातो ये मान जाता है और अब वो लोग कुशन्स को ठीक करने लग जाते हैं। सातो वहीं पर काफी तेजी से सुई धागा चलाकर कुशन्स बना रहा होता है। ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप इतना तेजी से ये कैसे कर सकते हो। तभी सातो ने जो धागा बांधा था वो खुल जाता है क्योंकि उसने नोट बांधना ही भूल गया था। ये देखकर एरिसा उस पर काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस तैयार करते हैं। साथ वहीं पर कपड़े से एक चिड़िया जैसी चीज बनाता है जिससे सभी लोग अब खेलने लगते हैं। तभी नाना वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या मैं इस चिड़िया का ख्याल रख सकती हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो सातो मान जाता है और वो उसे दे देता है। सभी लोग अब काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वो चाहिए था। तो सातो अब एक एक करके सभी लोगों के लिए वो फ्लफी टॉयज बना देता है, जिसके बाद अब वो लोग और आगे बढ़ते हैं और अब वो वापिस से रेस्ट करने लगते हैं। लीजा अगर सातो से कहती है कि अब हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्या, तो सातो अब देखते हैं कि जो हॉर्स है उन्हें और ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और साथ में ही टामा और पोची खेल रहे हैं, इसलिए वो लीजा से कहते हैं कि थोड़े समय बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तभी सातो को साइड की तरफ एक जगह मिलती है और अब वो टामा और पोची से कहते हैं कि तुम लोग के लिए एक मिशन है, जाओ जाकर उस जगह को सर्च करो। वो लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। एरिसा भी कहती है मुझे भी आना है, ऐसा बोलकर वो भी उनके साथ चली जाती है। तभी सातो अब देखता है कि मिया पत्ते से एक काफी अच्छी विसल बजा रही है। वो अब जाकर उसकी तारीफ करता है। अगले सीन में अब सभी लोग पत्ते से विसल बजाने की ट्राई कर रहे होते हैं। सातो वहीं पर काफी ज्यादा गंदी विसल बजा रहा होता है। ये देखकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वो अपनी स्किल को मैक्स भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से विसल नहीं बजा पा रहा होता है। तो सभी लोग अब उसे रोक देते हैं। तभी एरिसा सातो को अपने साथ आने के लिए कहती है। वो भी अब उसके साथ जाता है। तो एरिसा अब उसे एक चीज दिखाती है। सातो भी अब सामने देखकर शौक हो जाता है और कहते हैं कि तो स्टोन टोरी है। सातो मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले इन तोरी को देखा है। तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे कहती है भूलना मत, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई सी भी दुनिया हो या फिर एरा हो, तुम हमेशा इचिरो रहोगे। उसे एक बच्चा दिखता है जो कि एक लड़की से कह रहा होता है कि क्या रिइंकार्नेशन असली होता है। तो कहती हाँ, लेकिन रिइंकार्नेशन काफी नहीं है। सातो अब कहता है मुझे याद आया, ये श्राइन तो वही है जो कि मेरे ग्रैंडपा के घर के पास है। तो क्या जब मैं छोटा था तो ये लड़की मेरी दोस्त थी। तभी वो लड़की कहने लगती है कि ह्यूमंस और गॉड के लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं, अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होगी। सातो अपने माइंड में खो जाता है। तभी एरिसा उसे जगाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसी जगह पर अपने ख्यालों में कैसे खो सकते हो। सातो वहीं पर सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर किसी ने साइकोलॉजिकल अटैक किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैं छोटा था तो मैं इस लड़की से मिला था। वैसे मैंने गेम बनाया था जिसके अंदर यही श्राइन थी, लगता है ये सब उसी की मेमोरी होगी। सातो अब चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये जगह एक ब्रोकन ट्रैवल गेट है। ये सुनकर एरिसा कहती है क्या ट्रैवल गेट जो कि गेम्स में होते हैं, क्या तुम इन्हें फिक्स कर सकते हो। तो सातो कहते हैं नहीं, चलो बाकी सभी लोग के साथ चलते हैं और हम लोग यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग अब देखते हैं कि टामा और पोची ने काफी सारे जानवरों को पकड़ा है जिन्हें वो अब खाएंगे। टामा को वहीं पर एक छोटा सा बेबी मॉन्स्टर मिलता है जिसे वो पकड़ कर ला रही होती है, लेकिन जैसे एरिसा उसे अपने हाथ में पकड़ती है वो उसके हाथ से भाग जाता है। ये देखकर टामा काफी दुखी होती है और सातो से माफी मांगती है कि वो उसे पकड़ नहीं पाए। तो सातो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक तुम सेफ हो कोई बात नहीं।
उन लोग को अब भूख लगने लगती है तो एरिसा उस आइटम बॉक्स में से पैनकेक्स को बाहर निकाल लेती है जिनको उन लोगों ने पहले रख लिया था। ये पैनकेक गर्म तो नहीं है लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, इतने ज्यादा ये खराब नहीं हुए हैं। जिसके बाद अब वो लोग वापस से कार्ट में बैठकर अब चलने लगते हैं। सभी लोग वहीं पर बैठ के गाना गा रहे होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी सातों को अपनी इन्वेंट्री में शैडो मैजिक के लिए एक स्पेल बुक मिलती है जो कि उसे जेन से मिली है। वो अब कहने लगता है कि मैं सीख सकता हूँ कि मैजिक कैसे सीखा जाता है। वह वो शैडो मैजिक की बुक को पढ़ लेता है और उसे समझ आता है कि इस वर्ल्ड का मैजिक प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। वह वैसे मैजिक को यूज करने का ट्राई करता है जो कि डेली के यूज के होते हैं, लेकिन उन्हें सीखना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि बाकी मैजिक के तौर पर उनके फंडामेंटल अलग होते हैं। तो वो दूसरे मैजिक के फॉर्मूलाज को कॉपी और पेस्ट करने लगता है और न्यू स्पेल बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा होता है कि वो गलती से नाना के चेस्ट को टच कर रहा है। ये देखकर सभी लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम एक ठरकी हो क्या। सातों उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ स्पेल बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उसका मैप ओपन हो जाता है और उसे पता चलता है कि उनके आसपास रैटमैन है। उसे अब अपनी और मीजे की कन्वर्सेशन याद आती है जहाँ पर वो मीजे से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगे। तो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जाऊंगा, हम जब प्रिंसेस को बचा रहे थे तो हम लोग तब अलग हो गए थे। सीना प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्लेव ओनर ने सभी रैटमैन को पकड़ कर रखा हुआ था, तो साथ अब उन लोगों को खरीद लेता है। जिसके बाद अब मिया जाकर उन सभी रैट्समैन से मिलती है और काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब शाम हो जाती है। सातों डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे। तभी एक रैटमैन आकर सातों का शुक्रिया करता है और कहता है हम लोग को बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हम लोग को एक काम पूरा करना है इसलिए हम लोग को आगे जाना होगा। तो सातों भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है हम लोग फिर कल मिलेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग हंटिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तभी सातों मिया से कहते हैं कि मैंने एक न्यू स्पेल बनाई है, क्या तुम उसे ट्राई करोगी। तो मिया मान जाती है और अब उस स्पेल को यूज करती है। उस स्पेल की वजह से सभी के कपड़े साफ हो जाते हैं। सातों अब मिया का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि ये काम कर गया। रात में अब हम लोग देखते हैं कि सभी लोग खाना खा के सो जाते हैं। सातों वहीं पर बोर हो रहा होता है तो वो अपनी स्टोरेज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता है। वो देखता है कि वो किसी भी आइटम को जो कि 3 मीटर दूर होते हैं उनको अपनी आइटम बॉक्स में नहीं डाल सकता है, लेकिन अगर उससे पास हो तो वो डाल सकता है। वह पानी के अंदर नमक को डाल देता है और उसे अपनी स्टोरेज में अलग अलग डालने का ट्राई करता है, लेकिन जो पानी वाला नमक होता है वो एक साथ ही जाता है। वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है कि उसका एमपी कम नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी इन्वेंट्री एरिसा की आइटम बॉक्स से अलग काम करती है। वो अब अपनी इन्वेंट्री को आइटम बॉक्स से कंपैरिजन करके देखता है। वो 2 कागज जलाता है और एक को अपनी इन्वेंट्री में रख देता है और एक कागज को आइटम बॉक्स के अंदर। थोड़ी देर बाद जब वो आइटम बॉक्स से पेपर को निकालता है तो देखता है कि जो आग थी वो बुझ चुकी थी, लेकिन जब वो जले हुए पेपर को अपनी इन्वेंट्री से निकालता है तो वो पेपर अब भी जल रहा था। वो अब देखते हैं कि उसकी स्टोरेज के अंदर आइटम्स के स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। ये इस तरीके से जैसे कि गेम का डेटा स्टोर होता है। वो लोग अब सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। सामने की तरफ अब उन्हें सभी रैट्समैन दिखते हैं जो कि इन्हीं का वेट कर रहे थे। मेजे भी वहाँ पर होता है। वो लोग एक रैटमैन की ग्रेव के पास आते हैं जो कि मिया को बचाते समय मर गया था। मेजे अब सातों का शुक्रिया करता है, वहीं पर मिया भी अब सभी लोग का शुक्रिया करती है और वो उस पेड़ के पास आकर उस मरे हुए रैटमैन की आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। वो पेड़ अब ग्लो करने लगता है। तभी मीजे सातों के पास आता है और कहते हैं कि शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये एक बैल है जिसे एल्फ ने बनाया है। मीजा आप पर ट्रस्ट करती है, इसे मुझे लगता है कि आप इस चीज के वर्दी हो। ऐसा बोलने के बाद वो सातों को वो बैल दे देता है और अब अगले सीन में वो सभी लोग एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब एक सिटी में आते हैं जहाँ पर सातों खाना खा रहा होता है। वो देखते हैं कि एक लड़का शेफ से लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि खाने में नमक कम होता है। लड़ाई बढ़ रही होती है तो सातों सभी से कहते हैं चिंता मत करो, आज सभी लोग को खाना मेरी तरफ से फ्री है। ये सुनकर सभी खुश जाते हैं और अब अगली सुबह सातों अपनी टीम के साथ जर्नी पर निकल जाता है। वो अब देखते हैं कि एक बंदा जो कि घोड़े पे बैठा हुआ था वो कुछ पीसेंट्स को धक्का मार के साइड में गिरा देता है क्योंकि वो उसके रास्ते के बीच में थे। वहीं पर सातों अपनी कैरेज को वहां से ले जा रहा होता है तो वो बंदा उसे ही घूर रहा होता है, लेकिन अब वो बंदा आगे चला जाता है। सातों सोचने लगता है कि आखिरकार ये था कौन। तो लीदा उसे याद दिलाती है कि ये वही नाइट है जो कि सैरियो सिटी में हमसे वो मोस्टर के कोर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। सातों वहीं पर उस पीसेंट के पास जाता है। वो देखता है कि उसका हाथ तो फ्रैक्चर हो गया है, तो वो उन्हें एक हीलिंग पोशन दे देता है जो कि थोड़ा महंगा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें दे देता है। उसे पीकर उस बंदे का जो फ्रैक्चर होता है वो भी ठीक हो जाता है। वो लोग अब सातों का शुक्र करते हैं। तभी एरिसा उससे कहती है कि तुम्हें जो पोशंस हैं उन्हें संभाल के यूज करना चाहिए। तो सातों कहते हैं हाँ, लेकिन उस पर्सन को जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन हाँ मुझे सीखना होगा कि मैं खुद से पोशन कैसे बना सकता हूँ। सभी लोग अब बैठ कर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सातों वहीं पर अल्केमी सीख रहा था। वो अब काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है और फाइनली वो एक हाई क्वालिटी का एचपी रिकवरी पोशन बना देता है। तभी सातों को पता चलता है कि अगर उस पोशन को एक स्पेशलाइज वेल के अंदर नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाएगा। वह वेल देखता है। वेल बेसिकली एक बोतल जैसी होती है। वो देखता है कि इस वेल के नीचे एक मैजिक सर्कल बना हुआ है एक स्पेशल इंक से। सातों अब देखता है कि उसके पास मेटेरियल्स की कमी हो गई है, उसे अब खरीदने होंगे। मैप खोलकर अब उसे पता चलता है कि यहाँ से आसपास एक टाउन है जिसका नाम नोकी है, वहाँ से उसे मेटेरियल्स मिल सकते हैं। तो सातों डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर कल जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। सातों अब इस बार कुछ मैजिकल आइटम्स बनाने की ट्राई कर रहा होता है। एरिसा आकर उसके बनाए हुए आइटम को टेस्ट करने लगती है, लेकिन बेसिकली वो आइटम यूजलेस होता है। उसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन वहीं पर जब सातों से ट्राई करता है वो तो ब्लास्ट ही हो जाता है। अगली सुबह वो लोग आगे बढ़ते हैं। सातों नोटिस करते हैं कि मैप के ऊपर कुछ ब्लैंक एरिया भी है। वो सोचते हैं कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि सभी लोगों को फालतू में डेंजर में नहीं डालना
निकालना चाहता है। वो लोग अब नोकी टाउन में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले अल्केमी की दुकान पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ से एक बंदा निकलता है काफी तेजी से, जिसने अपना मुंह ढक रखा था। वो उसके साथी के साथ अब काफी सारा सामान लेकर चला जाता है। सातों भी अब दुकान पर आकर ओनर को बताता है कि उसे क्या क्या चाहिए। ओनर से बात करने के बाद सातों को पता चलता है कि जो सामान है वो कोर से बनता है। लैब्रिंथ और क्रेडल में जाने के लिए सातों के पास ऑलरेडी काफी सारे कोर हैं। सातों को जो सामान चाहिए वो तो उसे मिल जाता है, लेकिन वेल उसे नहीं मिलती है क्योंकि वो स्टॉक में नहीं है। ऑनर उसे कहती है इससे पहले कि तुम यहाँ पर आओ कोई पहले वो स्टॉक ले गया। उनके पास सेडम सिटी का रिक्विजिशन वारंट था, सील लगा हुआ, तो मैंने मना नहीं कर पाई। साथ ही सुनकर समझ जाता है कि जब वो दुकान पे एंटर करे थे उन्हें जो पर्सन मिला उसी ने पक्का इन सभी वेल्स के स्टॉक को खरीदा होगा। ऑनर साथों से कहती है कि अगर वो तुम्हें इमीडिएटली चाहिए तो जाकर पोट्री वर्कशॉप चेक कर लो, वहाँ तुम उन्हें डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो साथों मान जाता है, जिसके बाद वो लीजा को वापस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद साथों पोट्री वाली शॉप पर जाता है। हम लोग को पता चलता है कि साथों ने अपना भेस बदल लिया था, जिसके बाद वो वापस से उस अल्केमी शॉप पर गया और कोर के बदले उसने काफी सारे मैजिक स्क्रॉल्स खरीदे। रात के समय पर साथों उन स्क्रॉल्स को ले आते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता कि उन ब्लैंक एरिया के अंदर क्या होने वाला है। जिसके बाद वो उन स्क्रॉल्स के स्पेल को एक्वायर कर लेता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ के उन्हीं ब्लैंक एरिया के अंदर जाने लगता है। आगे चलकर उसे पता चलता है कि उसने एक बैरियर को पार कर दिया है। मैप खोलने के बाद उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन है और अब कुछ लोग उसी की तरफ आ रहे हैं। कुछ विचेस अब आकर सातों के ऊपर हमला करती है, लेकिन सातों उन सभी के अटैक को डॉज करता है। वो उन विचेस से कहने लगता है कि मैं गलती से तुम्हारी टेरिटरी में आ गया हूँ। वो अब उसके सारे अटैक को खत्म कर देता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना बंद कर सकती हो। तभी एक काफी बड़ी चिड़िया वहाँ पर आती है, जिसके ऊपर एक बूढ़ी विच बैठी थी। वो अब सातों को आकर ग्रीटिंग करती है और सातों से माफी मांगती है उसे ट्रबल देने के लिए। वो विच उस बेल जो कि मीजी ने सातों को दिया था उसे देखकर समझ जाती है कि सातों इवल नहीं है। सातों उसे कहते हैं कि मैं बोलन एंड क्लैन के एल्फ को तो जानता हूँ, लेकिन मैं उनका एमिसरी नहीं हूँ। तभी आप वही छोटी सी विच आ जाती है जो कि अब सातों से माफी मांगती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो सातों कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वहीं पर वो छोटी लड़की एक पोशन बना रही होती है और अब वो उस बड़ी विच से कहती है कि इस बार हम लोग पैक्ट बनाकर रहेंगे। ये सुनकर सातों उससे पूछता है कौन सा पैक्ट। तो विच कहती है काउंट कुहानो के साथ पैक्ट, क्योंकि वो हमारे फॉरेस्ट को हंटर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हर साल में 2 बार हम लोग उन्हें 300 वेल देते हैं स्पेशल पोशन भर के। वह सातों से कहती है क्या तुम भी पोशन बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो सातों कहते हैं हाँ, मैंने बस थोड़ा शुरू ही किया है। तो अब वो विच कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल रेसिपी सिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो सातों मान जाता है और अब रात हो जाती है। सातों वहाँ से जा रहा होता है, तभी विच अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक चमकीला रास्ता बना देती है, जिससे कि सातों को कोई भी दिक्कत ना हो वापस जाने में। इस चीज के लिए सातों उसका शुक्र करता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे इस विच के लेटर को बस डिलीवर करना है और इसके बदले मुझे ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिस पर्सन को मुझे ये लेटर डिलीवर करना है वो फॉरेस्ट का जाइंट है। तभी वो फॉरेस्ट काफी ब्यूटीफुल तरीके से ग्लो करने लगता है। ये देखकर सातों कहता है ये हुई ना बात, अब पता चला कि इसे फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन क्यों कहा जाता है। वह वापस आता है तो ऐसा उस पर गुस्सा होती है और कहती है आखिरकार तुम थे कहाँ पर। अगली सुबह सातों अब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा था और किसी का वेट कर रहा था। उसे अब 2 लोग दिखाई देते हैं जो कि अपना मुंह ढके हुए थे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेडलाइन परसों है। तभी सातों जिसका वेट कर रहा था वो वहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो पर्सन ओनर है एक शॉप का जो कि वेल्स बनाते हैं। वो सातों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकता हूँ क्योंकि टाउन के अंदर काफी सारे रेगुलेशंस हैं, लेकिन एक तरीका है, मैं तुम्हें अपनी वर्कशॉप पर पोट्री सिखा दूंगा। तभी सातों का ध्यान वापस से उन्हीं लोगों पर जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की टेरिटरी का ओनर बन जाऊंगा, यानी लॉर्ड बन जाऊंगा। सातों को वो लोग थोड़े अजीब लग रहे होते हैं। तभी एरिसा और बाकी सभी लोग सातों को लेने आते हैं। वो लोग भी सातों को वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि आपके सोने का समय हो गया है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं सातों अब वर्कशॉप की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे अपने मैप पर पता चलता है कि इने जो कि विच के अप्रेंटिस थी उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं। ये बात सातों सभी को बताता है और सभी लोग अब इने को बचाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि इने भी उन 4 गुंडों से डर के भाग रही होती है। तभी सातों भी वहाँ पर पहुँचता है अपनी टीम के साथ और वो उन गुंडों को रोकने लगता है। सातों को पता चल जाता है कि सारे गुंडे इन पोशंस के पीछे हैं। सातों इन्हें से कहते हैं कि हम इन्हें संभालेंगे, तुम जल्दी से इन पोशन को संभालो जाके। तो वो काफी तेज से वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ लोग इने के सामने काफी सारी लकड़ियां लगा देते हैं। इने की स्पीड काफी तेज होती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो सीधे जाकर उनसे टकरा देती है, जिसके से जितने भी पोशंस होते हैं वो सभी टूट जाते हैं। सातों अब लीजा और बाकी सभी लोगों को उन लोगों के पीछे भेज देता है जिन लोगों ने लकड़ियों को बीच रास्ते में लगाया। जिसके बाद वो सभी वेल्स को काउंट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 180 वेल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और 120 वेल्स सेफ हैं। सातों वहीं पर जो सेफ पोशन होती है उनको अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। जिसके बाद वो इन्हें से कहता है कि अभी जितनी वेल सेफ है उतनी तो चल के हम लोग उन्हें काउंट को डिलीवर करते हैं। वो उनकी सारी दुर्घटना को काउंट को समझाते हैं। काउंट भी उनकी सिचुएशन को समझ जाता है और कहते हैं लेकिन पैक्ट तो पैक्ट होता है, शाम होने से पहले तुम्हें 300 वेल्स देने होंगे। सातों तभी रियलाइज करता है कि उसने काउंट की आवाज कहीं पर सुनी है और उसके पीछे वही नाइट खड़ा होता है जिसका नाम डॉसन होता है। सातों वहीं पर अब कुछ आइडिया लगाता है। वो अब काउंट से कहता है कि क्या हम मार्केट से खरीद कर बाकी पोशन ला सकते हैं, जिस पर काउंट मना कर देता है और कहता है कि ये पैक्ट विच और काउंट के बीच में लगी है, तो हमें सिर्फ वही पोशन चाहिए जिसे विच ने बनाया हो। सातों को ये सुनकर लगने
लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस विच ने कहा था कि ये स्पेशल पोशन है, इसका मतलब अगर इन्हें पोशन बनाएगी तो भी अकाउंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। साथों को अब उसी पे शक होने लगता है। उसे लगता है कि काउंट ही चाहता था कि ये डिलीवरी फेल हो जाए, जिससे कि पैक पूरा ना हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें उसने उस रेस्टोरेंट में बातें करते हुए सुना था। साथ अब सोचने लगता है कि क्या इन लोगों का प्लान फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से पीछा छुड़वाना है, जिससे कि वो वहाँ पर एक न्यू टाउन बना सके। साथों अब नेगोशिएशन वाली स्किल को ऑन करता है और अब उनसे बात करने की कोशिश करता है। साथ अब उन लोग को बातों में फंसाता है और कहता है कि तुम लोग को विच जैसी क्वालिटी चाहिए, यही पैक्ट के अकॉर्डिंग है। तो अब काउंट के पसीने छूट जाते हैं। वो अब उससे कहते हैं ठीक है, मैं उन पोशन को एक्सेप्ट कर लूंगा जिनकी क्वालिटी विच के बनाए हुए पोशन की जैसी ही होगी। तो साथ वो कहते हैं क्या तुम फिर उससे भी हायर क्वालिटी के पोशन एक्सेप्ट कर लोगे? तो अब काउंट कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो साथो कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे तुम लिख के दे दो कि तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। ये सुनकर डॉसन गुस्सा हो जाता है और साथो से कहते हैं कि तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो साथो कहते हैं वो तो तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट को ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। डॉसन अभी भी साथो पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन अब काउंट साथो की बात मान जाता है और कहता है ठीक है। वो अब साथो को वो डील लिख के दे देता है, जिससे कि वो बाद में मुकर ना जाए अपनी बात पर। अगले सीन में अभी ने कहने लगती है कि ये पॉसिबल है, सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं, हम लोग टाइम पे से पूरा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लीजा और बाकी सभी लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाते हैं। इन अब उन लोगों से कहने लगती है मैंने कहा नहीं इम्पॉसिबल है, अगर इंग्रेडिएंट्स होंगे तो भी, अगर हम लोग पोशन बना भी देंगे तो हमारे पास वेल्स नहीं है उन्हें स्टोर करने के लिए। ये सुनकर साथों को अब काउंट की प्लानिंग पता चल जाती है कि काउंट ने डॉसन को कहकर जितने भी वेल्स है उनके स्टॉक को खरीदवा लिया और उसने ही सारी वेल्स को तोड़वा दिया, जिससे कि वेल्स ना मिल सके और पोशन टाइम पर ना बन पाए। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग वेल मेकर के पास आकर मदद मांगते हैं। वो बंदा भी हैरान होकर कहता है कि तुम लोग को शाम होने से पहले 180 वेल्स चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो साथों से कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन तुम हमें अपनी वर्कशॉप यूज करने दो। तो वो बंदा थोड़ा सोचता है और कहता है कि जरूर तुम्हारे कोई रीजंस होंगे, मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोग की मदद करूंगा। वो अब सभी लोगों को अंदर बुलाता है, जिसके बाद साथो सभी लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे इस काम में मदद करना। सभी लोग मान जाते हैं। वहीं साथो मिया और अरीसा से कहता है कि जाकर इन्हें की मदद करना तुम। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी वाइल्स को अच्छे से नहीं बना पा रहा है क्योंकि ये काम काफी मुश्किल है। वहीं पर साथो तो अपनी स्किल्स का यूज करके काफी परफेक्ट वाइल्स बना देता है। ये देखकर वो बंदा काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम ये पहली बार कर रहे हो। ये तो हो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इन्हें सूखने में 5 दिन लगते हैं, उसके बाद हम लोग इन्हें फर्नेस में डाल सकते हैं। मोटे वाले वेल्स को तो 1 महीना लग गया सूखने में, अगर हम लोग ऐसे उन्हें फर्नेस में डाल देंगे तो वो फूट जाएंगे। माफ करना, मैं चाहकर भी और मदद नहीं कर पाऊंगा। साथ अब थोड़ा सोचता है और कहता है कि प्रॉब्लम इस क्ले के अंदर का मॉइस्चर है, हम लोग को बस उसका कुछ करना है। जिसके बाद साथ मैजिक क्रिएशन का यूज करके कॉपी पेस्ट करके एक न्यू स्पेल बना देता है और अब मिया उसे कास्ट करती है, जिससे कि वो जो क्ले होती है वो पूरी ड्राई हो जाती है। ये देखो मेकर हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, अब हम इन्हें सीधा फर्नेस में डाल सकते हैं, तुम अब जल्दी से वेल्स बनाना शुरू करो। सभी लोग मान जाते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत करके अब वेल्स बनाना शुरू करते हैं। वहीं मिया उन सभी को सुखाने लगती है तो मेकर उन सभी को फर्नेस में डालते रहता है। दूसरी तरफ अभी ने और साथों मिलकर पोशंस बना रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है, सभी पोशंस तैयार हैं, लेकिन सिर्फ वेल्स बनने का वेट है। वहीं पर अभी ने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसके सर पे बैठा हुआ विच का क्रिएचर भी जाग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर डॉसन आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बिना परमिशन के वेल बना रहे हो है ना। तो मेकर उससे कहते हैं नहीं, मैं तो बस इन्हें पोट्री बनाना सिखा रहा हूँ। तो डॉसन कहते हैं कि कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। वो अब अपने साथियों से कहते हैं कि इस फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद अब डॉसन के साथ ही उस फर्नेस को तोड़ देते हैं और अब वो वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वो कहते हैं कि हम लोग वेट करेंगे तुम लोग के 300 पोशंस का। वो मेकर साथों से माफी मांगता है और कहता है माफ करना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। सभी लोग अब काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब वो वेल्स को पूरा नहीं कर पाए। तभी साथों इन्हें से कहता है कि क्या हम लोग इस फैमिलियर का यूज करके विच से बात कर सकते हैं। तो वो कहती है हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हैरी से देखती है कि उनके अंदर जो वेल्स होते हैं वो कुछ हो रही है। तो साथों उसे बताता है कि इसके अंदर का जो सामान था वो नकली है, मैंने टूटी हुई वेल्स को और हमारे बनाए गए वेल्स को एक्सचेंज कर दिया था। जो हमने बनाई थी वो मैंने कहीं और रख दी है। मैं अच्छे से अभी एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आइटम बॉक्स से अच्छा मेरे पास एक चीज है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी इन्वेंट्री में से एक वेल को फर्नेस में लाकर निकाल देता है, लेकिन अब वो वेल अचानक से टूट जाती है क्योंकि उनका जो टेम्परेचर था वो अचानक से चेंज हो गया था। जब साथों ने इसे बाहर निकाला तब वो सोचने लगता है कि क्या कोई तरीका है इनके टेम्परेचर को वापस से चेंज करने का। साथों के अब दिमाग में उसकी इन्वेंट्री से रिलेटेड ही एक आइडिया आता है। वो अब उन गर्म वेल्स को अपने आइटम बॉक्स में डालता है और ब्लो मैजिक का यूज करके उसे काफी तेजी से ठंडा करके वापस अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है, जिससे कि काम कर जाता है और सब वापस से बन जाती हैं। वो लोग अब आकर सभी को ये बात बताते हैं और सभी लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं। अगले सीन में साथों अब काउंट के पास जाते हैं। काउंट उन लोगों से कहते हैं कि मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि तुम लोग वेल्स को डिलीवर नहीं कर पाओगे, इसे तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है यहाँ रहने के लिए, सिटी को छोड़ के चले जाओ। तो साथों सामने आता है और इसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप इस डिलीवरी नोट के ऊपर साइन और स्टैंप लगा दो। हम लोग अब देखते हैं कि काउंट के सर्वेंट काउंट को बताते हैं कि हम लोग को पोशन के 300 वेल्स रिसीव हुए हैं।
और डिलीवरी डॉक्यूमेंट भी। ये सुनकर डॉसन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, इन लोगों ने पक्का कोई छल किया है। तो सातों से कहते हैं कि हम लोगों ने कोई भी छल नहीं किया है, ये काम हमने हमारी हार्ड वर्क और दोस्ती से पूरा किया है। अब जल्दी से इस डिलीवरी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दो। वहीं पर अब काउंट खड़ा कर अपना मुंह मोड़ लेता है और उनकी बात इग्नोर करने लगता है, यानी कि वो साइन नहीं करेगा। वो बस खिड़की से बाहर देखकर टाइम वेस्ट करा था जिससे कि डील का समय खत्म हो जाए। लेकिन तब यहाँ पर काउंट कुहानो आता है जो कि कहता है कि अगर ये साइन नहीं करेगा तो मैं साइन कर दूंगा। वो अब उसी काउंट से आकर कहता है कि विच ने मुझे तुम्हारे सारे बुरे कारनामों के बारे में बता दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर विच भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि सातों ने विच को इन सब के बारे में बता दिया था। कुहानो अब उस काउंट से कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, हम एक एकेडमी में पढ़ा करते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका बेटा इतना ईविल होगा। तुमने मेरे टेरिटरी के अंदर गलत काम करा है। ये सुनकर काउंट को गुस्सा आ जाता है और अब वो कुहानो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कुहानो को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर उस काउंट को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सातो अपनी मार्शल आर्ट्स का यूज करके काउंट और डॉसन के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। कुहानो अब सातो से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, जिस पर सातो कहता है कि यहाँ पर अभी बच्चे हैं, उनके सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अब कुहानो भी मान जाता है और वो शांत हो जाता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं सातो अब आकर उस वेल मेकर का शुक्रिया करता है। वहीं पर विच और इन्हें सातो का शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए। इन्हें सातो को टोकन के तौर पर एक लालटेन देती है। वहीं पर विच भी इल्यूजन मैजिक का यूज करती है और कहती है कि ये गिफ्ट मेरी तरफ से। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे को गुड बाय करके अपनी अलग अलग जर्नी पर चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नाना को थोड़ी सी मैजिक की जरूरत होती है तो सातो अब उसे दे रहा होता है। जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर सभी लोग सातो से पूछते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सातो कहते हैं कि हम लोग मूनो बैरोनी को पास करेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जीना को, जो कि एक लेटर को लेकर भाग रही थी। तो उसकी दोस्त उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ। तो बताती है कि मुझे सातो की तरफ से एक लेटर मिला है। तो उसकी दोस्त कहती है इसमें क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो। जीना सोच रही होती है काश एक लव लेटर हो, लेकिन वो एक लव लेटर नहीं है। वो पढ़ती है कि सातो ने लिखा है कि वो लोग अभी कुहानो काउंटी में ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि शहरों की वेस्ट तरफ है। उनकी पहली जर्नी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जितना सातो ने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। अगले सीन में हम लोग लीजा और पोची को देखते हैं, जो कि कुछ वाइल्ड हर्ब्स लेकर आते हैं। पोची कहती है कि इन हर्ब्स की काफी अच्छी स्मेल है, हमें इन्हें खाना चाहिए। तो सातो उन हर्ब्स को तोड़ के देखता है, जिसके अंदर से अब कुछ लिक्विड निकलने लगता है। टामा और पोची उसे चाट कर देखते हैं तो वो मीठा होता है। सातो भी ये चीज नोटिस करते हैं कि हाँ ये तो सही में मीठा है। और अब दूसरी तरफ हम लोग जीना को देखते हैं, जो कि अपने रूम में आकर बाकी के बच्चों के लेटर को पढ़ती है। उसमें सातो लिखता है कि अब हम लोग को बाहर सोने की आदत हो गई है और काफी मजा आ रहा है, इस वर्ल्ड को फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते रात हो जाती है। पोची अब सातो के पास एक बुक लाकर कहती है कि मुझे ये बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। सातो ये मान जाता है और अब वो स्टोरी को सुनाने लगता है। वो कहता है एक समय की बात है, हेवंस में 7 गॉड हुआ करते थे, लेकिन इवेंचुअली 9 गॉड थे। 8th गॉड था ड्रैगन गॉड। वो बाकी 7 गॉड से भी पहले का एग्जिस्ट करता था, लेकिन ड्रैगन गॉड हमेशा सोया रहता था और दुनिया बदलती रहती थी। लेकिन 9th गॉड था डीमन गॉड, जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ ट्रेवल करके आया था। डीमन गॉड काफी ज्यादा सेल्फिश था और बाकी गॉड से लड़ा करता था। एक दिन डीमन गॉड ने डीमंस को बनाया उसे वर्शिप करने के लिए, लेकिन जो डीमंस थे उसने बाकी जातियों को काफी सताया, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानों को सताया। इंसान परेशान होकर गॉड के पास गए और पावर मांगी डीमन से लड़ने के लिए, लेकिन वो यंग गॉड खुद कमजोर थी, इसे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के पास गई, जो कि ड्रैगन गॉड था। शुरू में तो ड्रैगन गॉड हिचकिचा रहा था, लेकिन वो इंसानों के खिलौने और अल्कोहल के साथ काफी खुश हुआ, जो कि यंग गॉडेस उसके साथ लेकर आई थी। ड्रैगन गॉड ने खुश होकर उसे एक मैजिकल स्पेल दी, और उस स्पेल थी हीरोज को समन करने की ताकत। हम लोग अब देखते हैं कि ये स्टोरी सुनकर टामा और पाची सो जाते हैं। तो सातो अब उस बुक को बंद कर देता है और कहते हैं कि अभी आगे हम लोग को काफी लंबी जर्नी करनी है, लेकिन मेरा प्लान है हर दिन को एंजॉय करना। और जीना, मैं तुमसे मिलने के लिए काफी इंतजार करूंगा। जीना भी अब दूसरी तरफ कहती है हाँ सातो, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगली सुबह सातो सोकर उठता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसी के साथ उसके ऊपर सो रहे हैं। ऐसा ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आप मेरे बिना अपने हैरम को एंजॉय कर रहे हो। वहीं पर अबलू उठ जाती है और सातो से माफी मांगती है और कहती है माफ करना, मैं नींद में आपके ऊपर सो गई। तो सातो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम क्यूट हो, तुम सो सकती हो। ये सुनकर लू शर्मा जाती है। जिसके बाद अब वो लोग उठकर अब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करके अब सभी लोग खेलने लगते हैं। तो सातो अब उन सभी लोगों को देखकर स्माइल कर रहा होता है और यहीं पर हो जाता है ये सीजन खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा एपिसोड। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी कमाल की सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।